So, welcome to exam fees. Today we are going to start with chapter 3, that is your pair of linear equations in two variable. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं चीज़ों को जो आपने पीछे क्लासेस में की हैं। 6, 7, 8 में आपने सीखा कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी जिसकी हमको वैल्यू नहीं पता है, जिसकी क्वांटिटी हमको नहीं पता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल से डिनोट करते हैं। यानी कि कोई भी अननोन वैल्यू है, ठीक है, जिसको हमने एक्स वाई जेड से डिनोट किया, ठीक है ना, पी क्यू आर, ठीक है ना, एंड सो ऑन। कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं, यू वी डब्ल्यू। तो कोई भी अननोन वैल्यू है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो उसे हाल फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। जैसे किसी की एज आपको नहीं पता, लेट सपोज आपका फ्रेंड है, ठीक है ना, उसकी तो खैर आपको पता ही होगी एज, ठीक है ना। लेट से कोई भी एक आपने इंसान देखा, ठीक है ना, और उसकी आपको एज पूछी गई कि भाई इसकी एज बताइए क्या है, तो नहीं पता आपको, तो फिर आपने मान लिया कि भाई इसकी एज जो है वो एक्स है, लेट सपोज, है ना। तो इस तरीके से कोई बिल्डिंग देखी, अब उसमें आप अंदर नहीं गए हैं और नंबर ऑफ रूम्स आपको बताने हैं कि भाई कितने कमरे हैं इस बिल्डिंग में, तो आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो हाल फिलहाल में अभी आपको नहीं पता, तो आप मान लेंगे कि भाई उसमें नंबर ऑफ रूम्स इज एक्स। लेट अस अज्यूम कि भाई उसमें नंबर ऑफ रूम्स, उस एक बिल्डिंग के अंदर एक्स रूम्स हैं, तो ये मान लेंगे, ठीक है। फिर आप मेजर करेंगे या उसको काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी करें। उसके बाद आपने पता लगा लिया कि भाई उस जो आपने इंसान देखा था उसकी एज क्या है, तो फिर आप बोल देंगे कि भाई इसकी एज तो लेट से 26 ईयर्स है, तो फिर x इज इक्वल टू 26 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। आपने जो भी बिल्डिंग थी उसमें रूम्स को काउंट कर लिया, ठीक है ना, और वो निकल के आया लेट से 40, तो उस बिल्डिंग में 40 कमरे हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि हाँ भाई x की वैल्यू पहले हमें नहीं पता थी तो हमने x बोला था, अब हमें पता है टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 40 हो गया। समझ रहे हैं। तो जो वैल्यूज आपको नहीं पता है हाल फिलहाल में, तो उन्हें हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई जेड कॉमनली हम लोग यूज करते ही हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या है भाई, सीधी सी बात है, जो नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज नोन वैल्यूज हैं, दीज आर द नोन वैल्यूज। तो कुछ भी हो सकते हैं, 2 है, 3 है, -4 है, ठीक है ना, 2/3 है, 0.6 है, √2 है, एनीथिंग, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। तो एक हो गया वेरिएबल और ये हो गया कांस्टेंट। ये सब आपने 6, 7, 8 में पढ़ा, ठीक है ना। लीजिए मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा x + y + 3, तो ये क्या है, अब ये क्या चीज है, इसमें दोनों चीजें अगर आप देखें तो ये क्या है, वेरिएबल्स, ठीक है ना, दीज आर द वेरिएबल्स, और ये क्या है, दिस इज योर कॉन्स्टेंट्स। तो इनको मिलाकर ये जो चीज हमने लिखी है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन। तो अभी ये एक्सप्रेशन है, और एक दो एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। जैसे x + z + 3, ठीक है, ये भी एक क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। और लिखते हैं लेट से p + r + 5, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन क्या होती है, जब इन्हीं एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेट कर देंगे किसी एक कांस्टेंट के साथ या किसी एक वेरिएबल के साथ। जैसे हमने लिख दिया x + y + 3 इज इक्वल टू लेट से 0, तो अब ये क्या हो गई, ये एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, x + z + 5 था इज इक्वल टू लेट से हमने कर दिया लेट से 6 कर दिया, तो ये क्या हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क समझ में आया। तो अभी ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और यहां पर जैसे ही हमने इसके इक्वल में कुछ लिख दिया, ठीक है, जैसे यहीं पर अभी देखते हैं कि x + z + 3 इज इक्वल टू लेट से हमने लिख दिया 5, तो अब ये इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। यहां पर ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। ये सब मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ये इस चैप्टर का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक्स है, ठीक है ना, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो अब हमें ये पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, हमें ये पता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, हमें ये पता है कि इक्वेशन क्या होता है। अब इस चैप्टर में अगर आप देखें तो हमें बोला गया है कि भाई हम ऐसी इक्वेशन के साथ डील करेंगे
जिसमें दो वेरिएबल है। तो ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले ली हमने, जैसे एक वेरिएबल x ले लिया, एक वेरिएबल y इज इक्वल टू लेट से 5। तो ये क्या हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें कितने इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, दो। अब दूसरी एक चीज निकल के आती है कि डिग्री किसी इक्वेशन की या किसी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स की पावर 5, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू लेट से 0। तो अब यहां पर इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, ठीक है ना, पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहां पर वेरिएबल कौन है, एक्स है, एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, 5 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, तो इसकी इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जो मैक्सिमम पावर है मान लो इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो डिग्री है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ऐसी इक्वेशन को जिसकी डिग्री 2 है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, अगर मान लो डिग्री 3 हो, यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इस केस में डिग्री कितनी है, डिग्री है 3। तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और अगर डिग्री 1 हो, मान लो कि ये है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गई, ये हो गई मेरी लीनियर इक्वेशन। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन, समझ गए। डिग्री यहां पर कितनी है, 1 है। तो अब हमारा जो चैप्टर है अगर आप ध्यान से देखें, इसका नाम क्या है कि लीनियर इक्वेशन, मतलब ऐसी इक्वेशन जो लीनियर हो, मतलब पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ना x पर पावर हो ना y पर, कहीं पावर नहीं दिखनी चाहिए किसी भी वेरिएबल को ऊपर, नंबर 1। और उसके आगे लिखा है इन 2 वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल, तुम्हें पता है क्या होते हैं, मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए और लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। तो क्या कंडीशन बनती है कि भाई यही तो एकलौती कंडीशन बनती है कि इस तरीके से लिखा हो कि x हो y हो, मतलब 2 वेरिएबल हो गए और दोनों की डिग्री यहां पर देखो 1 1 है, मतलब दोनों का जो मैक्सिमम पावर है 1 ही है। ठीक है, और इज इक्वल टू में समथिंग, कुछ भी हो सकता है, इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्या ये इक्वेशन है, यस ये एक इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। दूसरा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, हाँ है, बिल्कुल, क्यों है, क्योंकि डिग्री 1 है। ठीक है, और क्या यहां पर, क्या ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, यस 2 वेरिएबल है इसमें। आप समझ गए, समझ गए, क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए। ठीक है, अच्छा इसका मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं आपको पहले। लेट्स से इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, भाई डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, 2 वेरिएबल है यहां पर x और y, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, इक्वल का साइन लगाया मतलब ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये भी हो सकती है। और क्या हो सकती है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये भी हो सकती है, ये भी एक इक्वेशन है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगी एक लीनियर इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर हो गई बात, समझ गए आप। ठीक है ना, एग्जाम्पल जैसे यहां पे अभी मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको जो दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में लगी हुई है। यहां से मुझे बताइए a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। x का जो भी कॉफिशिएंट है वो a होगा, हमेशा याद रखिए। ठीक है, y का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो b होगा, याद रखिए। और जो अकेला होगा बिना किसी वेरिएबल के वो होगा हमारा कांस्टेंट, दैट इज योर c। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई, ये चीज का ध्यान रखना है आपने। एक और एग्जांपल समझते हैं, बताइए इसमें कितना होगा। सो कुछ नहीं करना है, आपको a निकालना है। तो आप क्या देखेंगे, x का कॉफिशिएंट, x के साइड में जो कुछ भी है, यहां -2 है, -2 लिख दीजिए। b लिखना है, मतलब y का कॉफिशिएंट जो कुछ भी है विद माइनस साइन प्लस साइन जो भी है वो यहां लिखिए। ठीक है, और जो भी खाली रह गया है बिना किसी वेरिएबल के, दैट विल बी योर c। तो यहां से हमने a b c
तीनों आइडेंटिफाई कर लिए, आना चाहिए। ठीक है, अब अगर चैप्टर को फिर से आप ध्यान से देखें तो वहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये लिखा है। अब पेयर का मतलब क्या है कि भाई एक जोड़ा है आपका इक्वेशन का, मतलब आपके पास दो इक्वेशन है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई और दूसरी इक्वेशन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। देख के घबराइएगा मत प्लीज, हैं क्या लिख दिया a1 b1 c1, कुछ नहीं है मेरे भाई, एग्जाम्पल समझिए आप। 5x प्लस थ्योरी जैसा कुछ नहीं होता मैथ्स के अंदर, ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखेंगे अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। मैथ्स ऑनर्स करेंगे, आगे चल के मैथ्स पढ़ेंगे तो ठीक है थ्योरी आएगी बहुत सारी, बट आपकी एटलीस्ट 10th और 12th में तो कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस को ध्यान से वहीं समझिए सारी चीजें। सो 5x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मान लो एक ही इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इसी के साथ में एक और इक्वेशन मैंने लिख दी 2x प्लस लेट्स से 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब मुझे यहां से बताइए पहली इक्वेशन से जब हम लिखेंगे तो a1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, b1 क्या हो जाएगा 3 और c1 क्या हो जाएगा 5। और सेकंड इक्वेशन से हम लोग जब लिखेंगे तो a2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, b2 कितना हो जाएगा 4 और c2 कितना हो जाएगा 6। बस ऐसे लिखना सीखना है आपने, बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने लिखा है यहां पर ऐसे ही लिखना है आपने। अभी आगे चल के देखेंगे कितना काम आएगा ये। सो फर्स्ट इक्वेशन से जब आप लिख रहे हैं तो x के बगल में क्या है a1, ठीक है ना, y के साइड में क्या है b1 और जो खाली है वो क्या है, दैट इज योर c1। दूसरी इक्वेशन से जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। क्लियर हो गई बात, आइडेंटिफाई करना आ गया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहानी समझ गए आप पूरी, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब आ जाते हैं कि आपको ग्राफ बनाना आता है, इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनता है, 9th क्लास में सीखा था आपने, ठीक है ना, हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट से 4, इसका आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप सोल्यूशन लेते हैं, यहां x लिखते हैं, यहां y लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 2 पॉइंट निकालेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना, बस 2 ही पॉइंट निकालिए। एक बार x को 0 रख दीजिए y 4 आ गया, एक बार y को 0 रख दीजिए x 4 आ गया, मिल गए 2 पॉइंट, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट काफी हैं। अब आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। यहां ओरिजिन है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, यहां 1 2 3 4 5 एंड 6। अब पॉइंट को प्लॉट करेंगे 0,4, तो 0 है, x y कितना है 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, ये है हमारा 0,4 और दूसरा पॉइंट है 4,0, 4,0 ये रहा 4,0, ठीक है, दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये बन गई आपकी इक्वेशन की लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की, ठीक है ना। होपफुली आपको आता होगा ना, क्लास में सीखा, और सिंपल है, नहीं आता तो आपको बताई दिया है, अभी दिखाई दिया है कैसे बनाना है आपने। क्लियर, तो ये एक ग्राफ आपने प्लॉट किया है जो भी गिवन इक्वेशन थी उसका, ठीक है, सिंपल है, कर लेंगे, ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट करना आ गया आपको। ठीक है, अब दूसरा ये है कि मान लीजिए कि 2 इक्वेशन है और बोल रहा है कि दोनों को सॉल्व करो बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। अब 2 इक्वेशन है, ठीक है ना, दोनों को सॉल्व करना है आपको ग्राफ मेथड से। कैसे करेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। मान लीजिए 2 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है ना, कोई एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है ना, रैंडम लेने से बेहतर है कि कोई एग्जांपल लेकर समझ लिया जाए।
तो एक इक्वेशन है लेट से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है और बोल रहा है सॉल्व देम बाय ग्राफिकली मेथड। ग्राफ मेथड से हमें इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? सॉल्व करने का मतलब होता है कि x की वैल्यू पता करो और y की वैल्यू पता करो। समझ गए? इन दो इक्वेशंस को यूज करो और x और y की वैल्यूज पता करो, ये मतलब होता है सॉल्व करने का। और उसको सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक मेथड है ग्राफिकल मेथड। एक एक करके सारे मेथड सीखेंगे जो भी सिलेबस में है, ठीक है। कितने हैं? 3 ही तो हैं अब आपके सिलेबस में, रिड्यूस सिलेबस में। एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तीसरा आपका एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, देयर आर 3 मेथड्स, ठीक है ना। सो देयर आर 3 मेथड्स to solve. First is graphically, second is substitution and third is elimination, ठीक है ना। पहले आज हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट ग्राफिकल मेथड, है ना। उसके बाद देन वी विल सी सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन फर्दर, ठीक है ना। तो ग्राफिकल मेथड पहले सीखते हैं। तो दोनों इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, x प्लस वाई 10, x माइनस वाई 4। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन फर्स्ट है तो इसके सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ x लिखा हुआ, ज्यादा नहीं, बस 2 पॉइंट चाहिए आपको, ठीक है ना, बस 2 पॉइंट। और वो भी कैसे? x को 0 रखा, y 10 आ गया, y को 0 रखा, x 10 आ गया। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कुछ सोचना ही नहीं, समझना नहीं। बाकी आपकी इच्छा, आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे भी 9th में आपने किया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं दूसरे, तो हमें कौन कौन से पॉइंट मिल गए? 0, 10, 10, 0। अब दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है? वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ x है, यहाँ y है, इसमें वही काम करते हैं, ठीक है ना। x आपका 0 तो y आ गया -4 और y 0 तो x आ गया 4। तो इसमें 0, -4 और 4, 0। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, यहां कर देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ आपको ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कॉपी में करना होगा बोर्ड के अंदर। अगर ये सवाल आता है, ठीक है, तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको फिर ध्यान से उसकी एंट्री भी करनी होगी आपकी, ठीक है ना, जो भी आपका रिकॉर्ड होगा उसमें। और उसके बाद सिग्नेचर भी कराने होंगे उस ग्राफ को, जो भी इन्विजिलेटर होगा उससे। उसके बाद में उसको टाई भी करना होगा आपकी मेन शीट के अंदर। इसी से खास ध्यान रखना। कई बार बच्चे ग्राफ पेपर भर देते हैं और फिर उसको टाई नहीं करते हैं उसके अंदर, तो वो निकल जाता है, फिर आपके वो मार्क्स जो है ना नहीं मिलते फिर आपको, क्योंकि वो तो आपका है ही नहीं वहाँ पर। तो इसी से खास ध्यान रखें अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, वैसे बहुत आना कम हो गया, इतना नहीं आता, लेकिन अगर आता है तो फिर ध्यान रखना है कि ग्राफ पेपर पर इसको सही से बनाना है, ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन आ गया, ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, और आप ये नहीं फिर करके आएंगे अरे ग्राफ पेपर तो था ही नहीं, हमने इसलिए छोड़ दिया। वो छोड़ना नहीं है भाई, नहीं ग्राफ पेपर ठीक है कॉपी पे कर दो, फिर कुछ तो मिलेगा उसमें, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए पॉइंट प्लॉट कीजिए आप। सबसे पहले ओरिजिन, ये रहा 0, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कितनी काउंटिंग लिखे हैं देख लीजिए, कहाँ तक जाना है। x को 10 तक जाना है तो मतलब मैक्सिमम 10 तो लेना ही पड़ेगा। 7, 8, 9, 10। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या कीजिए ना, जरूरी नहीं कि 0 डालिए, आपको ये दूसरी वाली ले लीजिए। यहाँ अगर हम 2 ले लेते कितना सही रहता है ना। अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते, देखिए समझिए क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर x की जगह पे अगर हम यहाँ 5 ले लेते मान लीजिए, तो y में 5 मिल जाता, सबसे बढ़िया रहता, हमें इतना जाना ही नहीं पड़ता आगे, है ना। तो ये भी तो एक पॉइंट है, तो ये भी ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, वो आएगा यहीं पर ही। तो ये अब ये हो गया 1, 2, y भी बनाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ठीक है आगे नहीं जाता, मैं 5 5 ही ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 5, यहाँ पे ले लिया 5, ठीक है। और ये रहा हमारा 5,5, ये रहा 5, समझ गया ना कहाँ पर, ये रहा 5। तो दिस इज द 5,5। एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ले लिया मैंने 0,10, ठीक है। x 10 है, y 0 है,
लेना पड़ेगा भाई, यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। 10,0 एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ 9 हो गया। इसीलिए पेंसिल यूज़ करें जब भी ग्राफ बनाएं, क्योंकि आपको आगे एक्सटेंड करना पड़ जाएगा, तो फिर पेन तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है इसमें, समझ लो, ठीक है। ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, ठीक है ना। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखिए आप, ये देखिए सीधी लाइन बन गई। तो दिस इज योर इक्वेशन 1 का ग्राफ, ठीक है, लिख दिया इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन में क्या था, 0, -4 था, 0, -4, x तो 0 है, y कितना है, -4, ठीक है। सही सही किया ना, हाँ ठीक है। 10,0 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा 0,10, तीनों पॉइंट कर दिए। तीसरे पॉइंट की जरूरत नहीं है, मैंने बना के दिखा दिया, क्योंकि 3 पॉइंट में निकालता तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। ये कितना हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, है ना। तो हमें कितना जाना है, 0, -4, तो ये रहा पॉइंट 0, -4, दिस इज द पॉइंट 0, -4। दूसरा है 4,0, तो 4,0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 4,0, तो ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट, ये देखिए, ये आपका हो गया इक्वेशन 2 का ग्राफ हो गया। अब देखिए ये ग्राफ जो है ना, ये कट कर रहा है ना। तो इसके 3 केस आ सकते हैं, ग्राफ जब आप बनाएंगे तो वो 3 केस हो सकते हैं। केस 1, या तो ये ग्राफ जो है एक दूसरे को कट कर देगा इस तरीके से, ठीक है। केस 2, या तो ये ग्राफ जो है एक दूसरे को ऊपर ही आ जाएगा, मतलब पहला ग्राफ भी यहीं और दूसरा ग्राफ भी यहीं। और केस 3, या तो ये ग्राफ पैरेलल लाइंस बनेंगे, मतलब इक्वेशन 1 का ग्राफ भी है और इक्वेशन 2 का ग्राफ, और दोनों पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। या तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाया आपने ये, और इक्वेशन 2 का बनाया ये, और या ये एक के ऊपर एक चढ़ी हुई इस तरीके से, है ना। रेड वाली देखो, समझो मैंने बनाई है जो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हो गई को इंसिडेंट, क्या बोलेंगे इसको, को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये 3 केस आपके बन सकते हैं जब आप ग्राफ बनाएंगे, समझ रहे हैं आप, 3 केस बन सकते हैं। तो पहले केस ये हमारा आया है, मान लीजिए इंटरसेक्टिंग, तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ मिलेंगे, जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ मिलेंगे वो पॉइंट पहले लोकेट कीजिए कि ये वो पॉइंट है, ठीक है, जहां पे मिल रहे हैं। और ये लगभग क्या है, ये देखिए यहाँ 7 पे गिर रहा है ये, और यहाँ पे 3 पे गिर रहा है। मैंने रफ बनाया है, फिर भी देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। तो सोचिए ग्राफ तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट आपको दिख जाएगा ये पॉइंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई कीजिए, 7,3। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं 7,3 हैं, वहीं से आपको x और y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई 3। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो आपको x की वैल्यू दे देगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो आपको y की वैल्यू दे देगा। तो ग्राफ पेपर को देख के ही आपने बता दिया कि भाई x की वैल्यू जो है वो 7 और y की वैल्यू जो है वो है 3। मिल गया हमें आंसर, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। तो अब आप कहेंगे कि भाई चले ठीक है, जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे तो एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना, और एक ही बार कट कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो हमें सॉल्यूशन कैसा मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। तो यहां एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो इंटरसेक्टिंग के केस में केवल एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं आप इसको, ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर। अब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, मतलब ये हर पॉइंट पे कट कर रही है। अगर आप देखें इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे देयर आर मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और इस केस में कहीं मिल ही नहीं रही हैं ये दोनों लाइंस आपस में, जब मिल ही नहीं रही हैं, कट नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो हम इस केस में बोलेंगे नो सॉल्यूशन, वी हैव
नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ गए आप? क्लियर? अब इसमें एक चीज ये है कि भाई अगर मान लीजिए उसने बोला है कि सॉल्व कीजिए ग्राफिकली, तब तो हम सॉल्व कर ही देंगे, obvious सी बात है। तो जब आप इसको इस तरीके से बोलेगा तो वो ज्यादातर 99% चांस है कि वो यूनिक सॉल्यूशन वाला ही केस आपको क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वो चेक करने के लिए दे देता है आपको दो इक्वेशन दे देगा इस तरीके से और बोलेगा जरा चेक करके बताओ, सॉल्व वॉल्व मत करो, बस पहले मुझे ये चेक करके बता दो ये कौन से वाले टाइप की लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग बनेंगी कि को इंसिडेंट बनेंगी कि पैरेलल बनेंगी, तो ये मुझे बता दो। ठीक है ना, ये वो पूछता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि और मान लीजिए 1 मार्क में पूछा हुआ है ये सवाल, सिर्फ 1 नंबर में पूछा है कि मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं बोलता हूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, लेट से एग्जांपल दे रहा हूं। लेट से क्वेश्चन दिया 2x + 3y, ठीक है ना, और प्लस में लेट से 4 = 0 एंड 3x + 5y + 6 = 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, और बोल रहा है कि जरा मुझे चेक करके बताओ कि ये 3 केस में से कौन सा केस आ रहा है, क्या ये इंटरसेक्टिंग केस है, क्या ये इंटरसेक्टिंग केस है, ठीक है ना, क्या ये कोइंसिडेंट वाला केस है, क्या ये पैरेलल लाइंस वाला केस है, चेक करके बताना है। 1 मार्क क्वेश्चन है, तो आप सोचेंगे 1 मार्क क्वेश्चन है, चेक करके बताना है, तो मुझे इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा चेक करने के लिए, इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, और फिर ग्राफ पेपर पे मुझे चेक करना पड़ेगा ये कौन सा केस है ना, कि इंटरसेक्टिंग वाला केस है, ठीक है, या फिर ये कोइंसिडेंट वाला केस है, ठीक है, या फिर ये पैरेलल वाला केस है ना। तो इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, और ये है कितने मार्क का, 1 मार्क का। तो इस केस में आपको ग्राफ नहीं बनाना है, आपको बस चेक करना है ना। तो आप क्या कीजिए, a1 b1 c1 आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आइडेंटिफाई कीजिए, a1 b1 c1। तो पहली इक्वेशन से मुझे a1 मिल गया 2, b1 मिल गया 3 और c1 मिल गया 4। सेकेंड इक्वेशन से मुझे a2 मिल गया 3, b2 मिल गया 5 और c2 मिल गया 6 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इनके रेशियो निकालूंगा। मैं a1/a2 निकाला मैंने, तो मेरा आया 2/3। फिर मैंने b1/b2 निकाला, वो आया 3/5। और फिर मैंने c1/c2 निकाला, वो आया 4/6, दैट इज योर 2/3 बेसिकली। ठीक है, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, इनको कंपेयर करूंगा आपस में कंपेयर करने के बाद अगर इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये केस आता है तो हम कहेंगे अपनी 3 बातें। कौन कौन सी? पहली, इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। नंबर 2, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और नंबर 3, इसमें एक लाइन और लिख देंगे कंसिस्टेंट। क्या लिख देंगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है जब सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप कंसिस्टेंट लिखिए, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि a1/a2 हमने देखा कि वो b1/b2 के तो बराबर आ गया, ठीक है, तो फिर हम c1/c2 देखेंगे। अगर वो c1/c2 के भी बराबर आ गया तो उस केस में जो हमारी 3 बातें हो जाएंगी वो हो जाएंगी कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे इसको? कोइंसिडेंट। और दूसरा कोइंसिडेंट है मतलब बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा सॉल्यूशन तो मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर a1/a2 आपने निकाला, वो b1/b2 के तो बराबर आ गया, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं आया, तो उस केस में 3 बातें हो जाएंगी कि ये तो केस आपका पैरेलल वाला है, पैरेलल लाइंस वाला। और दूसरी बात, जब पैरेलल है तो कट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन नहीं मिला इसलिए इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन मिल गया तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। समझ गए? अब इनके ग्राफ कैसे बनेंगे? इनके जब ग्राफ बनेंगे तो पहला कैसे ग्राफ बनेगा, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेंगे? इंटरसेक्टिंग, इस तरीके से, ठीक है, पहले केस का।
दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए यही बना देते हैं, सब आपके याद रखने के लिए है, ठीक है ना, याद रहे ताकि आपको। कैसा बना है, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक, इस तरीके से, है ना। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, क्लियर हो जाए ताकि आपको सब, ठीक है। और इक्वेशन 1 का भी यही और इक्वेशन 2 का भी यही, दोनों का यही। और लास्ट केस में कैसे बनेगा ग्राफ, पैरेलल। अगर एक ऐसा बनेगा दूसरा ऐसा बनेगा, है ना। इक्वेशन 1 का अगर ऐसा बना है तो इक्वेशन 2 का, तो कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए तो बोला है नो सोल्यूशन, ठीक है ना। नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस के लिए, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं इस तरीके से लाइंस दोनों, ठीक है, मतलब बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मैनी सोल्यूशन, सोल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट, ठीक है। और कट कर गया सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे तो मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, और सोल्यूशन मिल गया तो कंसिस्टेंट। तो ये पूरी कहानी है आपकी एक्सरसाइज 3.1, हाँ, ये पूरी कहानी है आपकी एक्सरसाइज 3.1 की। अब हम स्टार्ट करेंगे 3.1, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको ग्राफ बनाना आ गया है, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना आ गया है आपको, बिना ग्राफ बनाए a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 कंपेयर करके तीनों केस को आइडेंटिफाई करना आ गया कि वो केस कौन सा है, यूनिक सोल्यूशन का है, कोइंसिडेंट का है, ठीक है ना, मैनी सोल्यूशन का है, या फिर नो सोल्यूशन का है, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग का है, कोइंसिडेंट का है, या पैरेलल का है। समझ गए। तो ये जो यहाँ लिखा है समराइज कर दिया है मैंने सारा कुछ, ठीक है, इसको ध्यान से देना। अच्छा वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमने एग्जांपल लिया था, बताइए क्या होगा, क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है, नहीं है ना बराबर, ये 2/3 है, ठीक है, ये 3/5 है, तो बराबर तो है नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि लिख देंगे यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और डब्बे में बंद करके सीधा लिखना है आपने 3 बातें। पहला, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और दूसरी बात क्या लिखनी है, यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरी बात क्या लिखनी है, कंसिस्टेंट। बस ये 3 बातें आपने लिख देनी है, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए भाई, निकालिए एनसीईआरटी, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है पार्ट 1 में, उसमें आपको इक्वेशन जो है पेयर, यानी कि दोनों इक्वेशन आपको लिखनी है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पेयर का मतलब यही है, और उनको सॉल्व करना है फिर ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है, मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा बार बार, मैं सिर्फ इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूँ, देन यू कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर एंड इजीली फाइंड द सोल्यूशन, ठीक है ना, एक्स और वाई की वैल्यू। बिल्कुल अभी मैंने जिस तरीके से ऊपर किया है सेम वैसे ही, क्वेश्चन बहुत आसान है, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। इवन वो मैंने तो कर ही दिया है, शायद यही मैंने एग्जाम्पल लिया है फर्स्ट वाले का। चलिए पहले क्वेश्चन बनाइए। खैर, सो बोल रहा है देर आर 10 स्टूडेंट्स ऑफ इन क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। 10 बच्चे हैं एक क्लास में, ठीक है, 10 बच्चे हैं टोटल, और एक क्विज हुई। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, कैसे बनेगी कैसे नहीं होगी। सिंपल सा लॉजिक है यार, अब मानना क्या है पहले वो समझिए आप, जो पूछा जाए उसी को मान लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका। पहला नंबर 1, स्टेप नंबर 1, वर्ड प्रॉब्लम को अगर आसानी से करना है, तरीका मैं बता रहा हूँ, जो भी निकालने के लिए बोल रहा है उसी को मान लीजिए कि भाई एक 2 चीजें बोलेगा, जाहिर सी बात है 2 चीजें तो बोलेगा कि ये 2 चीजें निकालनी है, तो इसमें से एक चीज को एक्स और एक चीज को वाई मान लीजिए। अब पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज बोल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड नंबर ऑफ बॉयज y, ठीक है ना। अच्छा बॉयज पहले हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा खैर उससे, तो आप बॉयज पहले ले लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन, ये क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं x, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लास में ये भी वो कह रहा है टोटल 10 बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज को जब नंबर ऑफ गर्ल्स में जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लीजिए बन गई फर्स्ट इक्वेशन आपकी, कितना सिंपल है।
और साथ में ऑल्सो एक और बात वो कह रहा है, हमेशा दो बातें बताएगा क्वेश्चन का ध्यान रखना है। एक बात तो उसने बता दी, टोटल बच्चे 10 हैं तो x + y = 10। और दूसरी एक और बात बताई है उसने, वो ये बताई है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो ज्यादा हैं, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो ज्यादा हैं किससे, बॉयज से। कितनी ज्यादा हैं, 4। तो x + 4 आ गया, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x, तो उनसे 4 ज्यादा हैं। ठीक है, तो मोर का मतलब समझ जाइए, मोर का मतलब होता है प्लस करना है, आपने समझ गए। मोर का मतलब प्लस, लेस का मतलब माइनस। क्लियर। तो ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना। अब इनके आप सॉल्यूशन निकाल के इनका ग्राफ पेपर पर इसको ग्राफ प्लॉट कीजिए एंड देन यू विल फाइंड x एंड y इजीली। ठीक है, सिंपल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2 देखिए अब आप। ठीक है, पार्ट 2। So in part 2, there are 5 pencils and 7 pens. Together cost 50 rupees. And 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. कि मैंने क्या बताया, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना, लेट लिखिए और जो पूछा गया उसी को मान लीजिए, एक को x एक को y। तो क्या पूछा है हमने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन अगर खरीदे टोटल 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो एक पेंसिल कितने रुपए की है, x, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएंगी, 5x। एक पेन कितने रुपए का है, y, तो 7 पेन कितने रुपए के हो जाएंगे, 7y। ये पेंसिल का कॉस्ट आ गया, ये पेन का कॉस्ट आ गया, दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और जो कि कितना दिया हुआ है, 50। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ऑल्सो एक और कंडीशन दी हुई है, वो इसी से रिलेटेड है कि भाई 7 पेंसिल अगर होंगी 7x, और अगर 5 पेन्स होंगे यानी कि 5y, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 46 रुपीज। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ इनको आप सॉल्व कर लेंगे बाई ग्राफ मेथड, जो कि हमने अभी ऊपर जिस तरीके से किया है वैसे ही। क्लियर, ओके है भाई। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो इन क्वेश्चन नंबर 2, so in question number 2, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find whether the lines are intersected point और पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखिए वही सवाल आ गया, आपको बताना है कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, बाय कंपेयरिंग द a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए। सो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव अ सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगी होनी चाहिए, बस इसका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, a1 a2 a1 b1 c1 निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे फटाक से, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4, माइनस क्यों, माइनस के साथ लेना होता है, याद रखिए, और c1 इज इक्वल टू 8। ठीक है भाई, a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। अब हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 बाई a2 निकाला आपने 5/7, b1 बाई b2 निकाला आपने, कितना आ गया, -4/6, दैट इज योर -2/3। सिंप्लीफाई जरूर कर लीजिए। ठीक है ना, c1 बाई c2 निकाला आपने कितना, 8/-9। अब कंपेयर करेंगे हम लोग, तो सिंस हमने देखा कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, कहाँ है बराबर, ये 5/7 है, ये -2/3 है। सो देयरफॉर 3 बातें फटाक से बताइए, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यही पूछ रहा था, लेकिन हम सारी बातें बताएंगे। इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा, और क्या बताया था मैंने, कंसिस्टेंट आपको लिखना है। क्या लिखना है, कंसिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएगा तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज नहीं। सेकंड पार्ट देखिए भाई, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे इस एक्सरसाइज में कुछ बताना नहीं है आपको, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपने सब बता दिया है मैंने, इसीलिए पहले समय लेकर। ठीक है, अब सिर्फ करने का काम रह गया आपका। a1 लिखा मैंने, b1 लिखा 3, c1 लिखा 12। ठीक है, इवन ये पूरे चैप्टर में अब कुछ नहीं रह गया है, बस सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बताना है, दैट्स इट।
B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू 24। नाउ A1/A2 निकाला आपने, कितना आ गया 9/18, दैट इज योर 1/2। B1/B2 निकाला आपने, वो भी कितना आ गया 3/6, यानी कि वो भी 1/2। और C1/C2 निकाला आपने, वो भी 1/2 आ गया। 12 एकम 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 1/2। ठीक है, तो हमने यहां देखा कि भाई A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, और वो भी बराबर आ गया C1/C2 के। तो ये कौन से वाले कंडीशन है? सेकंड कंडीशन। इसमें क्या होता है? कोइंसिडेंट। और मैंने क्या बताया? मैनी सॉल्यूशन। मैंने क्या बताया? वो तो लॉजिक है कि भाई हर पॉइंट पे कट कर रही है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। और क्या बताया? जब सॉल्यूशन मिल जाता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट लिख दिया आपने। थर्ड पार्ट क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10। स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर लगी हो, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, वहीं से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकलेगा। माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने लिखा A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, A2 कितना हो गया 2, B2 कितना हो गया -1 और C2 हो गया 9। सो A1/A2 इज इक्वल टू 3, है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। B1/B2 इज इक्वल टू बाई -3 अपॉन में -1 है ना, तो ये कट गया तो कितना आ गया 3, ये भी 3, ये भी 3। और C1/C2 कितना आ गया 10/9, ये अलग आ गया, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। दूसरा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और तीसरा, सॉल्यूशन नहीं मिला तो कंसिस्टेंट होगा? नहीं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तो दो केस में कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना, जब सॉल्यूशन मिल जाता है उस केस में कंसिस्टेंट, अदरवाइज पैरेलल वाले केस में इनकंसिस्टेंट होता है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिर्फ यही पूछ लेता है, तब भी आपको यही काम करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? सेम वही काम करना है। इस बार आपको कंसिस्टेंट, देखिए सेम सवाल आ गया। इसमें इस बार आपको क्या बताना है? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल वाला केस आएगा तभी इनकंसिस्टेंट आएगा, अदरवाइज बाकी दोनों केसेस में कंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में आपकी जो इक्वेशंस हैं वो क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सो A1 कितना हो गया 3, B1 इज 2 एंड C1 इज 5, A2 इज 2, B2 इज -3 एंड C2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो A1/A2 कितना आ गया 3/2, B1/B2 कितना आ गया 2/-3 एंड C1/C2 कितना आ गया 5/7। तो यहीं से हमने देखा कि भाई ये बराबर तो नहीं आया, तो लिखेंगे हम लोग सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो वही तीन बातें, मैं तीन बातें क्यों बार बार लिखवा रहा हूं कि ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। वरना पूछा तो केवल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में, लेकिन मैं तीनों लिखो आप, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि भाई ये केस आया यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। उससे पहले क्या लिखते हैं? लाइन देखिए, इंटरसेक्टिंग है ना, तो इंटरसेक्टिंग लिखिए पहले। इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन, और क्या लिखेंगे? ये पूछ रहा था, ये बोल्ड में लिख दो, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मिल गया तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट फटाफट कीजिए अब, टाइम, ठीक है, मत लगाइए ज़्यादा। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाइए, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। डब्बे में बंद करिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगी होने चाहिए मामला। तो आप कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे भाई आदत में डालिए ना उसको, राइट में मत रखिए उसको,
4x माइनस, एलिमिनेशन करेंगे तब रखिएगा उसको वहां पर, -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कल को ए बी सी आइडेंटिफाई करने के लिए दे दे क्वेश्चन में, फिर क्या करोगे? फिर राइट में रखोगे, गलत हो जाएगा। सी की वैल्यू 8 थोड़ी है यहाँ पर, सी की वैल्यू 9 थोड़ी है, 8 -8 है सी की वैल्यू। ठीक है, सो a1 इज 2, b1 इज -3 एंड c1 इज -8। इस इक्वेशन से हमने लिखा a2 इज 4, b2 इज -6 एंड c2 इज -9। डिवाइड किया हमने तो a1 बाई a2 कितना आया, 2/4 दैट इज 1/2। b1 बाई b2 किया तो कितना आया, अगेन देखिए कितना 1/2, और c1 बाई c2 कितना आया, -8/9। ठीक है, माइनस से माइनस गया तो 8/9। तो ये तो इक्वल आ गया, बट ये वाला जो है वो इक्वल नहीं आया, यू कैन सी। सो सिंस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया आपका, पैरेलल वाला है ना। तो पैरेलल, नो सॉल्यूशन, और तीसरा क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। सो 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से a1 कितना हो गया, x के साइड में जो कुछ भी है फ्रैक्शन से घबराओ मत, 3/2 लिखो। b1 कितना है, 5/3, और c1 कितना है, -7। ठीक है, a2 इज 9, b2 इज -10 एंड c2 इज -14। ठीक है, सो a1 बाई a2 निकाला, कितना आया, 3/2 अपॉन में 9 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 3/18 इज इक्वल टू 1/6 है ना। तो ये 1/6 आ गया, और b1 बाई b2 कितना आ गया, ये हो गया, ऊपर कितना है 5/3, नीचे कितना है -10। सो दिस विल बिकम 5/3 इंटू में 10 -10 2, दिस इज -1/6। तो एक आया 1/6, ठीक है, और एक आया -1/6। ठीक है, और c1/c2 निकालने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो जब इक्वल नहीं है तो फिर वही तीन बातें, क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरसेक्टिंग, और दूसरी बात यूनिक सॉल्यूशन, और आखिर में हम लोग लिखेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन मिल रहा है ना, इसलिए कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म, 5x माइनस 3y माइनस 11। ठीक है, दूसरा -10x प्लस 6y, -22 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +22 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सिंपल, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ओके, सो a1 डायरेक्ट लिखता हूँ, a1 बाई a2 कितना होगा बताइए, 5 बाई -10 डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, 1/2 आ गया। b1 बाई b2 कितना हो गया, -3/6 कितना आ गया, -1/2। और c1 बाई c2 कितना हो गया, -11/22 दैट इज -1/2। सारे सेम है, -1/2 -1/2 -1/2। सो देयरफॉर वी कैन से a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, एंड दिस इज द कंडीशन सेकंड वाली। तो पहला क्या था, सेकंड क्या था कंडीशन, कोइंसिडेंट। ठीक है, दूसरा इसमें सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन। और लास्ट क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं ना, तो इसलिए बोलेंगे इसको कंसिस्टेंट। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, सो इन फिफ्थ पॉइंट
4/3x plus 2y plus 8 is equal to 0 and this is 2x plus 3y is equal to 12. ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू में 8 है यहाँ पर, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा. ठीक है, -8, यहाँ भी माइनस इज इक्वल टू 0. क्लियर. नाउ यहाँ डायरेक्ट करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 4/3, नीचे क्या है 2, सो दिस विल बिकम 4/6, दैट इज योर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3. और b1/b2 क्या हो गया, वो तो डायरेक्टली दिख ही रहा है 2/3. और c1/c2 क्या हो गया, -8/-12, माइनस माइनस गया, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा कितना आ गया 2/3, सेम. ठीक है, तो क्या हो गया, देयरफॉर since a1 is by a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, इक्वल है. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कौन सा वाला केस आ गया, अगेन वही आ गया, को इंसिडेंट, दूसरा मैनी सॉल्यूशन, और तीसरा क्या लिखेंगे इसको, कंसिस्टेंट. क्लियर हो गई बात, समझ गए. ठीक है, थर्ड केस में क्या आया था, थर्ड केस में क्या, अच्छा थर्ड था ना वहाँ, ठीक है, थर्ड ये हो गया, फोर्थ कंसिस्टेंट हो गया. ठीक है, फिफ्थ में भी इक्वल आ गया. ठीक, क्लियर है भाई. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेम वही काम करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में भी बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बताना है. सेम क्वेश्चन है. अगर कंसिस्टेंट है तो फिर सोल्यूशन ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करके सोल्यूशन निकालो. ठीक है, सॉल्व करना तो आ ही गया है, ऊपर बता ही दिया है कि ग्राफ कैसे बनता है, तो सिर्फ कंसिस्टेंट लिख के छोड़ दे रहे हैं, और कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ बनाइएगा और सोल्यूशन निकालिएगा उसका. ठीक है, कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, 4. चलिए फर्स्ट पार्ट लिखिए. फर्स्ट पार्ट में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. उसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया, a1/a2 1/2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है. ठीक है, b1/b2 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है. ठीक है, और c1/c2 इज इक्वल टू -5/-10, यहाँ -5 है, -10 है. ठीक है, 1/2, ये भी यही आ गया, बराबर आ गए सारे. ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. ये कौन सा केस आ गया, को इंसिडेंट. ठीक है, और दूसरा मैनी सॉल्यूशन, और तीसरा कंसिस्टेंट. और क्वेश्चन में कह रहा था अगर कंसिस्टेंट हो तो ग्राफ बना के सॉल्व करो, तो कंसिस्टेंट तो आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, और फिर देखेंगे ग्राफ में ये कहाँ पे कट कर रहा है. जाहिर सी बात है, कोइंसिडेंट आ रहा है, कोइंसिडेंट तो मतलब हर पॉइंट पे कट करेगा, एक के ऊपर एक ग्राफ आएगा. ठीक है, इसको ग्राफ बना लेंगे आप. सेकंड पार्ट देखिए, अब मतलब बिना ग्राफ बनाए आपने बता दिया ग्राफ कैसा आने वाला है. ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं. ठीक है, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. नाउ a1/a2 कितना हो जाएगा, 1/3. b1/b2 कितना हो गया, -1/-3, दैट इज अगेन 1/3. और c1/c2 ये कितना हो गया, ये हो गया -8/-16, दैट इज योर 1/2. तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2. कौन सा केस है, पैरेलल. ठीक है, पैरेलल का केस है ना. अच्छा, यहाँ माइनस साइन भी है. ओके, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, सही उतारा है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, हाँ ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16. ठीक है, सो a1/a2 निकाला आपने 1/3. ठीक,
और b1/b2 निकाला आपने 1/3, ठीक, और ये आ गया, हाँ ये कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और है तो फिर क्या बोलेंगे हम इसको, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अब बोल रहा है ग्राफ केवल उन पार्ट्स का बनाना है जो कंसिस्टेंट है, तो आपका सेकंड पार्ट में ग्राफ नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट बनाओगे तो कैसा आएगा, पैरेलल लाइंस, कट करेगा क्या, नहीं करेगा, नहीं कर रहा मतलब सोल्यूशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, एक्स की वाई की वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी। थर्ड में क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। सो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 1/-2, ठीक है। यहीं बराबर नहीं आया तो बस c1/c2 जरूरत ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज योर कौन सा केस, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। and second point is unique solution and third point is consistent। कंसिस्टेंट आ गया तो ग्राफ बना के सॉल्व भी करना है, ठीक है, हो जाएगा। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। सो इन फोर्थ पार्ट 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, that is your 1/2, then b1/b2 is equal to minus 2/-4, that is your 1/2, and c1/c2 is equal to minus 2/-5, that is your 2/5। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गए, देन ये बराबर नहीं है, तो कौन सा केस हो गया, a1/a2 is equal to b1/b2 but this is not equal to c1/c2। तो ये कौन सी बातें हो गई यहाँ पर, तीन। ये कौन सा केस है, फोर्थ पार्ट है ना ये, फोर्थ पार्ट है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल वाला केस है। पैरेलल है मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है मतलब ग्राफ नहीं बनाना है आपने, क्योंकि फायदा नहीं है ना, पैरेलल आ जाएगा तो सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, फायदा क्या बनाने का। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये चारों पार्ट में से दो पार्ट ग्राफ बनेगा, दो का नहीं बनेगा, ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर